नमस्ते दोस्तों, आज की इस बेहद खास और रोंगटे खड़े कर देने वाली न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस खौफनाक रात की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस बड़ी कहानी की गहराई में उतरने से पहले कुछ तीखे और बड़े सवाल जो आज हर हिंदुस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। क्या सीमा पार बैठे आकाओं ने यह सोच लिया था कि डिजिटल आंधी के सहारे वे हिंदुस्तान के लोहे की सुरक्षा कवच को भेज देंगे? क्या भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का सपना देखने वाले मुल्कों को यह अंदाजा भी था कि उनका यह खतरनाक दांव खुद उनके वजूद के लिए काल बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस खौफनाक रात नियंत्रण रेखा पर ऐसा क्या वज्रपात हुआ जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य मुख्यालयों में कोहराम मचा दिया। आज हम आपको उस ऐतिहासिक और दहलाने वाली घटना की एक एक परत खोलकर बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया बल्कि पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि नया भारत अब सिर्फ हमला सहकर चुप बैठने वाला देश नहीं है। हमला नहीं सहेगा भारत। अब भारत पलट कर जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकने का मादा रखता है। इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस अंधेरी और साजिशों भरी रात की गहराइयों में जाना होगा जब एक सोची समझी और बेहद खतरनाक रणनीति के तहत सीमा पार बैठे सैन्य कमांडरों ने एक ऐसा इतिहास की बड़े डिजिटल हमले का बटन दबाया था। ये कोई आम घुसपैठ या पारंपरिक गोलाबारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुनियोजित तकनीकी युद्ध था जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के उस पार बेहद खुफिया तरीके से चल रही थी। बीजिंग की बंद और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से निकले बेहद घातक पुर्जे, इस्लामाबाद सैन्य कमांडरों की कुटिल चालाकी ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बुना था जिसके तहत एक साथ 1000 से भी ज्यादा बारूद से लदे अत्याधुनिक और मानव रहित लड़ाकू विमानों ने यानी ड्रोन्स के एक ही समय पर भारतीय चौकियों, रडार प्रणालियों, संचार केंद्रों और रसद ठिकानों पर कहर ढाने के लिए आसमान में लॉन्च किया गया था। दुश्मन की योजना इतनी सटीक और भयावह थी कि इसमें हर एक ड्रोन को अलग अलग अक्षांश और देशांतर की बिल्कुल सटीक जानकारी फीड की गई थी ताकि अगर कुछ ड्रोन हवा में भी मार गिराए जाए तो बाकी बचे हुए ड्रोन अपनी निर्धारित ठिकानों पर पहुंचकर ऐसा भीषण विस्फोट करे जो भारतीय रक्षा पंक्ति की कमर तोड़ दे। दुश्मन का मुख्य मनोवैज्ञानिक लक्ष्य यह था कि एक साथ होने वाले सैकड़ों धमाकों की गूंज से भारतीय नेतृत्व और भारतीय सेना के भीतर एक अभूतपूर्व भ्रम और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जाए ताकि उस अराजकता की आड़ में जमीन पर बैठे आतंकियों और विशेष आत्मघाती दस्तों को भारतीय सीमा के भीतर धकेला जा सके। भारतीय दर्शकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि हमला सिर्फ हमारी जमीन पर नहीं बल्कि हमारी तकनीकी संप्रभुता और हमारे आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा आघात करने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहानी ठीक उसी पल पलट गई जब इन मशीनों ने अपने गुप्त ठिकानों से उड़ान भरना शुरू किया। तो कैसे पलटी कहानी, इस पूरी कहानी को समझते हैं उससे पहले सभी दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में भारतीय सेना के लिए, भारतीय आर्मी के लिए जय हिंद जरूर लिखें। अब समझ से उस पूरी कहानी को। भारतीय खुफिया एजेंसियों और हमारी तकनीकी निगरानी इकाइयां पिछले कई हफ्तों से उनके हर एक गुप्त असेंबल सेंटर पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही उन 1000 से ज्यादा मशीनों के इंजनों ने सीमा पार के आसमान में गूंजना शुरू किया, वैसे ही भारत के आधुनिक सर्विलांस और एयर डिफेंस रडार ने उनके सिग्नल को कैच कर लिया, पकड़ लिया। हवा में तैनाती, निगरानी प्लेटफार्मों तथा जमीन पर सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने मिलकर तत्काल एक ऐसा अदृश्य और अभेद जाल बुन दिया जिसने उन मशीनों के भीतर लगे कंप्यूटरों को पूरी तरह अंधा और भ्रमित कर दिया। भारतीय रक्षा प्रणाली ने न केवल पारंपरिक मिसाइलों या तोपर पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक का ऐसा हरंतगेज प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया की सुरक्षा विशेषज्ञों को दांते तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया देखती रहेगी भारत के पास ये कहां से आ गई, ये चीजें कहां से आ गई, क्या तकनीक आ गई भारत के पास। चीन भी घबरा गया था उस समय। हमारी तकनीकी सेना ने कई ड्रोन्स के कंट्रोल सिग्नल्स के बीच रास्ते में जाम कर दिया जिससे आपस में टकराकर आसमान में आग के गोले में तब्दील हो गए, फट गए। तो वहीं कुछ ड्रोन नेविगेशन सिस्टम को इस तरह हैक कर लिया गया कि वे अपने कमांड सेंटर्स की तरफ वापस मुड़ गए, पाकिस्तान की तरफ हमला करने के लिए चल दिए। पाकिस्तान शहर पाकिस्तान की तरफ मुड़ गए। अब वहां तबाही मचने लगी। देख देखते नियंत्रण रेखा के ऊपर आसमान इलेक्ट्रॉनिक तरंगों, मिसाइलों के दौर, जलते हुए मलबे की एक ऐसी भयानक रणभूमि बन गया जहां दुश्मन का दाव
राख में मिलता जा रहा था। जब सुबह का सूरज उगा तो जमीन पर बिखरे उन अत्याधुनिक मशीनों का अवशेष इस बात के गवाह थे कि भारत ने एक बहुत बड़ी वैश्विक तबाही को अपनी दहलीज पर ही दफन कर दिया है। इनके ड्रोन थे, मैं सिंदूर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने किया था लेकिन भारत ने नष्ट कर दिया। परंतु भारत ने इस बार सिर्फ हमला रोककर बैठ जाने की पूरी रक्षात्मक नीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया कि हम पहले वाले नहीं है। नई दिल्ली की उच्च स्तरीय बैठक हुई, शीर्ष कमांडरों को साफ साफ निर्देश दिया गया कि अब सिर्फ डिफेंस का समय खत्म हो चुका है, अब पहले की तरह डिफेंस नहीं करना है, अब खेल पूरी तरह से डोमिनेशन मोड पर जाएगा। रात ढलते ही भारतीय वायुसेना के सर्विलांस ड्रोन्स और टोई मैनों ने सीमा के पार गहराई में जाकर उन तमाम ठिकानों के लाइव वीडियो थर्मल तस्वीरें लेनी शुरू कर दी जहां से इस नाकाम हमले के बाद भारी अफरी तफरा मची थी। उधर जैसे ही इन विनाशकारी नाकामे की खबर दुश्मन के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर तक पहुंची तो वहां बैठे प्लानर्स और कमांडरों के चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, ये कैसे हो गया। हमने अरबों पैसे खर्च करके ये चीजें मंगाई चाइना से और ये सब कुछ खत्म हो गया। और आप सभी को पता है चाइनीज माल कैसा होता है, हम जब चाइनीज माल खरीदते हैं तो कैसा आता है, 9 दिन ही चलता है चाइनीज माल। और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ। उनका जो चाइनीज माल पाकिस्तान ने मंगाया था सिंदूर के दौरान, जो अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो चाइनीज माल सारा राख हो गया। अब पाकिस्तान के पास इसके अलावा कुछ है नहीं, चाइना के अलावा और कहीं चला जाए खुद वो कुछ बना नहीं सकता, उस चाइना की गोदी में बैठता रहता है, वहीं से सब कुछ करता है। चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए भारत का एक करारा तमाचा था कि भारत की जो टेक्निक है उसके चक्कर में कभी मत पड़ जाना, नहीं तो तबाही का मंजर देखना पड़ेगा। क्योंकि भारत के पास न सिर्फ उन मलबों से निकलने वाला डेटा था बल्कि पहले से भारतीय सुरक्षा बलों के कब्जे में मौजूद 3 बेहद उच्च स्तरीय टॉप कमांडर भी थे जो इस पूरे ड्रोन नेटवर्क के लिए। इन तीनों कमांडर्स हुई गहन और सिलसिलेवार पूछताछ में लोकेशन कोड्स, गुप्त नाम, ट्रांजिट पॉइंट्स के असली पते, भूमिगत बंकरों की जानकारी हमें मिली। क्योंकि अब जो युद्ध होगा वो आमने सामने नहीं होगा। जमाना था जब आमने सामने युद्ध होता था, अब जमाना टेक्निक का होगा, ड्रोन्स का होगा। देखिए जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि कैसे ड्रोनों के द्वारा हमला किया गया, मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया। तो सेना की जरूरत नहीं है, अब तकनीक की आवश्यकता है। जिसके पास ज्यादा अच्छी तकनीक वो युद्ध जीतेगा और भारत की सेना तकनीक में पीछे नहीं है। इसलिए तो भारत में अग्निवीरों की 4 साल की जो भर्ती है वो शुरू की गई है ताकि नए माइंड आए, नए चेहरे, नए जो फ्रेश दिमाग आए, जिनके पास नया माइंड हो। क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी अपडेट होती है उसी प्रकार से चीजें अपडेट होती चली जाती है। जैसे हम बात करते हैं भाई 90 के दशक के बच्चे थे, फिर 2000 दशक के बच्चे थे, अब जो 21वीं सदी चल रही है इन दशक के बच्चों को देखें तो उनका दिमाग कितना हाईटेक होता है, कितना तेज होता है। मोबाइल बचपन में चलाना सीख जाते हैं कि जैसे ही अपडेट होता है जमाना, उसी प्रकार से भी हमें सेना को अपडेट करना बहुत जरूरी था और ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग इसको नेगेटिव लेके चले जाते हैं, लेकिन यदि हम भविष्य के हिसाब से देखें तो सेना को अपडेट करना बहुत जरूरी था। सेना में नए माइंड की आवश्यकता है, ताजा माइंड की आवश्यकता है, पुराने माइंड की आवश्यकता नहीं है। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि किस प्रकार से टेक्निकों का युद्ध किया गया, जहां इन ड्रोन्स के लिए ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, अत्याधुनिक बैटरी और तकनीकी उपकरणों की आवाजाही होती थी, उसी का नतीजा यह की जो नेटवर्क एक मकड़ जाल की तरह फैला हुआ था वह कुछ ही घंटों के भीतर जगह जगह से छिन्न भिन्न हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार के आम लोगों तक भी इस ऑपरेशन की खौफनाक और वास्तविक तस्वीर साफ साफ पहुंचने लगी थी, क्योंकि धमाकों की आवाजें और जलते हुए ठिकानों की डरावनी रोशनी ने यह साबित कर दिया था कि इस बार भारत का जवाब कोई सांकेतिक या छोटा जवाब नहीं है, बल्कि एक पूर्ण और निर्णायक सैनिक कार्रवाई है। वहां से आने वाली खुफिया रिपोर्ट साफ इशारा कर रही थी कि दुश्मन के खेमे में खलबली मची हुई है। ये जो ड्रोन हमने मार गिराए हैं, पूरा पाकिस्तान टहल गया है। ये फिर जाकर के फिर अमेरिका की गोदी में बैठे, उनके सामने हाथ पैर जोड़े कि युद्ध बंद करवाओ। फिर उसके बाद में कुछ भारत के ऊपर भी वैश्विक दबाव आया, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के कोई युद्ध नहीं कर सकता। जब लड़ाई होती है तो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो वैश्विक मंच में जितने भी देश सपोर्ट में थे, उन्होंने कुछ ऐसी जो जियो पॉलिटिक्स की चीज़ें होती हैं जिन पर हमने बहुत सारी बातें की हैं, तो उसके बाद में भारत ने पीछे कदम उठाए, कुछ ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब की बार जब आगे चीज़ें होंगी तो जो नरेंद्र मोदी जो विदेशी जो यात्राएं कर रहे हैं उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आज तो हमें लग रहा है कि भाई मोदी विदेश में घूमता रहता है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे जब हम देखेंगे, भविष्य में देखने को मिलेंगे। कभी युद्ध छिड़ेगा तब इन चीज़ों का पता चलेगा कि आज जो छोटे छोटे देशों की यात्राएं की जा रही है क्यों की जा रही है। अभी मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था, अभी तुर्की को किस प्रकार से हमने हरा दिया। यानी कि तुर्की की हमारी न तो सीमा लगती है, न उसकी सीमा लगती है, न पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन तुर्की किसको सहायता करता है? पाकिस्तान को। लेकिन तुर्की का जो दुश्मन है उसको जाकर के हमने सहायता की, वहाँ टेक्निक दी, हथियार दिए, बहुत सारी चीजें हमने उसको दी है। अब तुर्की
कोई गलत हरकत करता है तो हम एक आदेश देंगे उस देश को कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि तुर्की वहां उलझ जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का साथ दिया था तुर्की ने, जब सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उस समय। तो तुर्की को किस तरह से मुट्ठी में किया आपने वो समझा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विदेशी यात्रा में हासिल की जाती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जानकार है वो इस चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और आने वाले भविष्य में हम देखेंगे किस प्रकार से यूएनओ में जो भारत है वो आगे बढ़ सकता है। तो ऑपरेशन सफल हुआ न हुआ एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके देखा जो पूर्ण रूप से सफल हुई, और दूसरे दुश्मन देश ने जो अपनी तकनीक इस्तेमाल अपनाई या उठाई उसका हमने तरीका जान लिया कि किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य में किस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें चाइना का पूरा रोल था वो दिखाई दे दिया, तुर्की का रोल दिखाई दे दिया। तो आने वाले भविष्य में भारत के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर था ये बहुत सारा सबक दे के गया है। तो जो दिल्ली में हमारे जो रणनीतिकार बैठे हैं वो इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है। इसे बहुत बेहद गंभीरता से ले रहे हैं कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। क्यों भारतीय जो स्ट्राइक्स और सैन्य दबाव के बीच वहां की स्थानीय आतंकी जो नेटवर्क था वो पूरी तरह टूट चुका था। उस समय खुफिया एजेंसियों को लगातार जो इनपुट मिल रहे थे, स्थानीय हैंडल्स और मददगार अब तक इस नेटवर्क की असली रील बने हुए थे, वे भी हमें पकड़ में आ गए कि हमारे भारत में बैठकर के यहाँ की पल पल की सूचनाएं पहुंचा रहे थे। तो उनको भी पकड़ लिया गया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं और भारत दुश्मन देश से कई कदम आगे चलने की सोच रहा है। इसलिए सीमा के पास में जितने भी जो लोग बसे हुए थे अवैध रूप से उनके सबको तोड़ा गया है, उनको हटा दिया गया है। इस पर भी काफी हल्ला हुआ कि भाई जो लोग गरीब लोग थे उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी। भाई तो सीमा के पास ही जाके क्यों बसे? पूरा भारत पड़ा है बसने के लिए, सीमा के पास ही जरूरी है। सीमा के पास क्या लेते हो तुम? सीमा तो वैसे ही एक ऐसा संवेदनशील सेंसिटिव इलाका होता है, वहां पर बसना ही क्यों है तुम? भाई मकान तो तोड़े जाएंगे, भाई आगे भविष्य में कोई युद्ध होगा तो भी उनको ही नुकसान होगा, सबसे पहले उनको भगाया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें थी जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से सीखी हैं, जिन पर अब एक्शन लिया जा रहा है। एक एक कड़ी को कड़ी से जोड़ करके उन कड़ियों से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारत ने दुश्मन की वर्षों की मेहनत एक ही झटके में मलबे में बदल दिया है, ढेर कर दिया है। उनके दर्जनों गुप्त बेस पूरी तरह से खामोश हो चुके हैं, उनके ड्रोन असेंबली यूनिट्स राख में तब्दील हो चुकी है और उनके ज्यादातर क्रिटिकल नोट्स या तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं या फिर भारतीय सेना की अगली हिट लिस्ट में आ चुके हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर भारत का संदेश बिल्कुल साफ और क्लियर है कि यह तो अभी शुरुआत ही है। अगली बार अगर भारत की सीमा की तरफ एक भी घातक मशीन या एक भी साजिश बढ़ती हुई दिखी तो हमारा जवाब सिर्फ नियंत्रण रेखा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे दुश्मन के घर में और भी गहराई से जाकर के दिया जाएगा। ड्रोन युद्ध की इस असफल कोशिश के बाद अब दुश्मन के खेमे में सबसे बड़ा डर यह है कि भारत ने खुले मन से साफ शब्दों में यह चेतावनी दे दी है कि अगली बार भी उस जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश के लिए हुआ तो भारत अब किसी भी मोर्चे पर किसी भी तरीके से नहीं मानेगा, बल्कि सीधे उन असली ठिकानों वाकाओं को मिट्टी में मिला देगा जहां बैठकर ये पूरा गंदा खेल रचा जाता है। यह चेतावनी केवल कागजी शब्द नहीं है, बल्कि कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने वो पराक्रम भी दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये एक प्रैक्टिकल है, प्रूफ भी हो गया, साक्षात है कि भारतीय सेना क्या कर सकती है। तो पाकिस्तान दहशत में है कि भारत के गृह मंत्री ने, भारतीय सेना ने स्पष्ट कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये चल रहा है। अब ये पूर्ण रूप में साक्षात रूप में कब आएगा ये देखने की बात है। सीमा पर तैनात जो कमांडरों से जो लाइव सैटेलाइट फीडबैक लिया जा रहा है, विदेश नीति के मोर्चे पर अगले जो कड़े कदम आपको मैंने बताए वो रखे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। भारत की टेक्निकल जो फोरेंसिक टीम ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं सब कुछ बदल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, यानी कि इस तरह का एक खाका तैयार कर दिया है कि आने वाले भविष्य में यदि कोई भी देश भारतीय सीमा पर कोई घटना करता है, किसी भी तरह की कोई हरकत करता है, तो उसका पहले से कुछ अलग हट करके जवाब दिया जाएगा। इधर आपने बांग्लादेश में देख लिया कि जो खुली सीमा थी उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई है। बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बीएसएफ जो बांग्लादेश बॉर्डर पर उस दीवार को बनाने का काम कर रही है। राजस्थान बॉर्डर पर पहले से तारबंदी है, फेसिंग है। इधर गुजरात बॉर्डर पर है, वहां पर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। और जहाँ पर एक कच्छ है, जहाँ पर दलदली भूमि है, रेत है, वहां पर भी अलग तरीके की सुरक्षा कर दी गई है। और इधर जम्मू कश्मीर में, चाइना में तो है ही, यानी कि पहले से सब कुछ चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह के न्यूज विशेष विश्लेषण देखने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।